हिंद दोस्तों, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत की सीरीज़ में हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने डिटेल में पूरे कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन किया और नाउ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस डीपीएसपी से पूछे गए हैं। तो लास्ट के लेक्चर में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर किए, सीएपीएफ के बहुत सारे क्वेश्चंस इनफैक्ट हमने कवर किए थे और नाउ हम बात करेंगे। तो मेनली क्वेश्चन का नेचर जो सीएपीएफ में पूछा जा रहा है वो आपसे डीपीएसपी में नॉट पूछ लिया जा रहा है, यानी कौन सा प्रोविज़न डीपीएसपी से संबंध नहीं रखता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए सीएपीएफ के और नाउ हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस की ओर। तो ये भी क्वेश्चन अगेन सीएपीएफ का ही है और उसके बाद काफ़ी सारे सीडीएस, एनडीए और सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, उन्हें भी हम आज कवर करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, आपसे क्या कहा जा रहा है। वाइल द फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूट्स लिमिटेशन ऑन स्टेट एक्शन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इन द नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे टू डू सर्टेन थिंग एंड टू अचीव सर्टेन गोल बाय देयर एक्शन। देखिए यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट के एक्शन पे कुछ लिमिटेशन लगाते हैं, जबकि जो डीपीएसपी हैं वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के जैसा होता है और गवर्नमेंट के डे टू डे जो सर्टेन थिंग्स हैं और जो सर्टेन गोल्स हैं उन्हें अचीव करने में मदद करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमने बात भी की थी कि जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच जब हमने डिफरेंसेस की बात की तो इसके तहत हमने कवर किया कि फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव है जबकि डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट पॉजिटिव है। इसके पीछे हमने यह भी बात की कि ऐसा क्यों है, बिकॉज ये स्टेट को रेस्ट्रिक्ट करता है सर्टेन एक्टिविटीज़ से और जो डीपीएसपीज है वो सर्टेन थिंग्स को लेकर के और सर्टेन गोल्स को लेकर के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के जैसा एक्ट करता है। तो फर्स्ट बिल्कुल सही है। देखिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये कीवर्ड है, आपको याद भी होगा, ये सवाल पूछा गया है 2013 में, राइट। और इसी तरह का सिमिलर सवाल सिविल सर्विसेज 2010 में भी पूछा गया था। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950। यानी जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में देखने को मिला, वो हमारे संविधान में 1950 में किस रूप में इनकॉर्पोरेट किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या है? डीपीएसपी। इस पर हमने बात की कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उससे रेजम्बलेंस देखने को मिलता है डीपीएसपी का। काफ़ी सारे जो पॉइंट हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के वो डीपीएसपी से सिमिलर है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो भी स्टेट्स को सर्टेन गाइडलाइंस प्रदान करता है और गवर्नेंस को लेकर के एक फंडामेंटल काम करता है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हाउएवर रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय लेजिस्लेशंस एंड सो लॉन्ग एज देयर इज नो लॉ कैरिंग ऑन द पॉलिसी लेट डाउन इन अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल नाइदर द स्टेट नॉर एन इंडिविजुअल कैन वायलेट एनी एग्जिस्टिंग लॉ और लीगल राइट अंडर द कलर ऑफ गेटिंग अ डायरेक्टिव। यानी क्या कहा जा रहा है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनमें उनको लागू करने के लिए लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ती है जब तक कि कोई खास उस पर पॉलिसी, जब तक कि उस पर कोई लॉ कैरिंग ऑन द पॉलिसी लेट डाउन अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कोई लॉ उसमें कैरिंग ऑलरेडी ना हो। और आगे कहा जा रहा है कि नाइदर द स्टेट नॉर एन इंडिविजुअल कैन वायलेट एनी एग्जिस्टिंग लॉ और लीगल राइट अंडर द कलर ऑफ गेटिंग अ डायरेक्टिव। कहने का मतलब यह है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करवाने के लिए किसी भी तरह के जो फंडामेंटल राइट्स है या फिर जो एग्जिस्टिंग लॉ है उन्हें वायलेट नहीं किया जा सकता। तो देखिए अगर आप इसे इस तरीके से सोचें कि किसे प्राइमेसी दी जाएगी, हमने लास्ट के लेक्चर में ही बात की थी कि फंडामेंटल राइट्स को प्राइमेसी दी गई है डीपीएसपीज के मुकाबले, तो इस तरीके से यह कथन भी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अगले में कहा जा रहा है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है आर एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट्स एंड क्रिएट जस्टिसिएबल राइट इन द फेवर ऑफ इंडिविजुअल। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या कोर्ट में एनफोर्सिएबल है? हमने बात की थी बिल्कुल भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कोर्ट में एनफोर्सिएबल नहीं है और जस्टिसिएबल राइट भी नहीं है। जैसे हमने फंडामेंटल राइट के केस में बात की थी कि फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल हैं, अगर इनका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, ओके। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के केस में ऐसा नहीं है और इस तरीके से बहुत बार हमने इस पर बात भी की थी कि हमारे कुछ संविधान सभा के सदस्यों ने इसको लेकर आपत्ति भी जताई थी। तो यह बात गलत है, थर्ड यहाँ पे गलत है और बाकी के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फिर? 1 और 2 ओनली। तो ये काफ़ी अच्छा डिटेल्ड क्वेश्चन था, बहुत सारी बातें यह जांच रहा है यह सवाल, आपको फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच कितनी क्लैरिटी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सीडीएस 2017 का है। देखिए अगेन आपसे वही पूछा गया है कि कौन सी डीपीएसपी के बारे में बात सही नहीं है। नॉट पे फोकस करना है, नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट, पहला ऑप्शन है हमारे पास, द प्रोविजन कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शेल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। यानी जो पार्ट 4 में, पार्ट 4 मतलब जो डीपीएसपी, तो डीपीएसपी में जो प्रोविजन है वो कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है, कोर्ट में लागू नहीं किए जा सकते। दूसरे में कहा जा रहा है जो डीपीएसपी है वो गवर्नेंस को लेकर फंडामेंटल हैं। तीसरे में कहा जा रहा है ये ड्यूटी है स्टेट की कि डीपीएसपीज को अप्लाई करे जब लॉज वो बना रहे हैं, जब वो लॉज फ्रेम कर रहे हैं उस टाइम पे। चौथे में कहा जा रहा है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं आर एम्ड एट मेकिंग इंडिया एन एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये बात बिल्कुल भी गलत है। डीपीएसपी क्या, इनफैक्ट हमारे फंडामेंटल राइट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में इंडिया को एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्री बनाने का एम नहीं रखा गया है। डी बिल्कुल गलत है। हाँ, सोशलिस्टिक टेंडेंसीज दिखती हैं हमारे संविधान में, लेकिन कैपिटलिस्ट टेंडेंसीज बिल्कुल भी नहीं दिखती। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, चूंकि हमसे नॉट पूछा गया था तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि यह बात गलत है, हमसे गलत ही स्टेटमेंट पूछा गया था। बाकी के चेक कर लेते हैं। पार्ट 4 में जो प्रोविजन है वो नॉट एनफोर्सेबल है, क्योंकि पार्ट 4 के प्रोविजन डीपीएसपीज हैं, और अभी हमने बात की कि जो डीपीएसपीज हैं ये कोर्ट के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं होते। दूसरे में कहा जा रहा है कि जो डीपीएसपी है ये हमारी कंट्री के गवर्नेंस को लेकर फंडामेंटल है। तो हमने बात भी की थी कि डीपीएसपी की काफ़ी ज़्यादा उपयोगिता है। इनफैक्ट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने नोबेल फीचर्स भी बताया था डीपीएसपी को, और हमारे देश की गवर्नेंस को लेकर के यह काफ़ी प्रमुख भूमिका निभाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, बिकॉज ये स्टेट को सर्टेन गाइडलाइंस प्रदान करते हैं गवर्नेंस को लेकर के, राइट। तो सेकेंड भी बिल्कुल सही है। तीसरा कहा जा रहा है स्टेट की ड्यूटी है इन लॉज को अप्लाई करना। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच जब डिफरेंसेस की हमने बात की थी तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डेफिनेटली ये तो जस्टिसिएबल है फंडामेंटल राइट्स, लेकिन डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है। और इसका एम क्या है? फंडामेंटल राइट्स का एम है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एम है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन देखा, देखिए उसके स्टेटमेंट पर क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज 2013 का है। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार गवर्नेंस को लेकर के कौन सी चीज़ फंडामेंटल देखने को मिलेगी। तो क्या फंडामेंटल राइट, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, क्या डीपीएसपी है, या फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो अभी हमने बात की कि जो हमारे डीपीएसपीज हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो कंट्री के गवर्नेंस को लेकर के फंडामेंटल है, काफ़ी प्रमुख भूमिका निभाते हैं, बिकॉज जो हमारी कंट्री के गवर्नेंस को लेकर के सर्टेन गाइडलाइन से स्टेट के लिए वो डीपीएसपीज में प्रदान किए गए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन सीडीएस 2017 में पूछा गया है। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं। पहला में कहा जा रहा है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं आर मेंट फॉर प्रमोटिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो अभी हमने बात की इसकी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीपीएसपी प्रमोट करती है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को, यानी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को। तो ये बात दोबारा रिकॉल कर लीजिए कि जब बात आती है फंडामेंटल राइट्स की तो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करते हैं, लेकिन जो डीपीएसपीज हैं वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र यानी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरे कथन में कहा जा रहा है जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि पार्ट 3 में एंश्राइंड है वो आर ऑर्डिनरली सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो हमने इस पर बात भी की जब हमने फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक को कवर किया था, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स सैक्रोसैंक्ट नहीं है, यानी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पार्लियामेंट के द्वारा लगाए जा सकते हैं। और हमने देखा भी है कि इमरजेंसी के केस में फंडामेंटल राइट्स के कुछ आर्टिकल्स को सस्पेंड भी किया जा सकता है टेम्पोररी बेसिस पे। तो सेकंड बिल्कुल सही है। ओके, तीसरा देखिए, सेकुलरिज्म इज वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री। एनी कंट्री की बात बोल दी गई है। बहुत सारे देश में सेकुलरिज्म बेसिक फीचर नहीं है। इंडिया के केस में तो ऑफकोर्स सेकुलरिज्म एक बेसिक फीचर है, लेकिन एनी कंट्री की बात गलत है। इसलिए आप सवाल को पूरा पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, अदरवाइज बहुत सारे लोग यहाँ पे गलतियाँ कर सकते हैं। तो तीसरा तो गलत है, लेकिन बाकी के दोनों सही हैं। हमारा करेक्ट आंसर होगा 1 और 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिविल सर्विसेज 2002 का है। द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश। तो अभी हमने इस पर बात की कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पर्पस क्या है,
सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करना। अगर क्वेश्चन में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा जाता तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होता, लेकिन चूंकि डीपीएसपी के बारे में पूछा गया तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो ये चीजें बहुत बार रिपीट होंगी, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं काफी सारा रिपीटेशन है। सीडीएस का क्वेश्चन बहुत बार सिविल सर्विसेज में, सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन अदर एग्जाम्स में। तो यही सबसे अच्छी बात होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करने की। ये क्वेश्चन अगेन सिविल सर्विसेज 2002 का है। आपसे आर्टिकल पूछ लिया गया है डीपीएसपी के संदर्भ में कि कौन सा आर्टिकल डील करता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के प्रमोशन से। तो मैंने आपको बताया है कि डीपीएसपी के आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको बेयर कॉन्स्टिट्यूशन से यह बीच बीच में देखने हैं, क्योंकि ये चीज़ें रटने की नहीं है। आप 2-3 बार इन्हें देख लेंगे, समझ लेंगे तो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो आर्टिकल 51 में देखिए बात की गई है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास 51, 48A, 43A और 41, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है, इनको प्रमोट करने की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हमने कवर कर लिया, हमारे गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल कौन सा पार्ट है? डीपीएसपी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच प्रिंसिपल अमोंग द फॉलोइंग वाज एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सवाल सिविल सर्विसेज 2017 में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा डीपीएसपी में कौन सी बात ऐड की गई? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, यानी जो समान आय की बात है, समान कार्य के लिए मैन और वुमेन यानी पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए। दूसरे में कहा जा रहा वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में यानी उद्योगों के मैनेजमेंट में। तीसरा कहा जा रहा है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। और चौथा कहा जा रहा है सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क टू वर्कर्स। यानी इनमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रोविजन 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों हमने बात की थी कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा 4 नए डीपीएसपीज को ओरिजिनल लिस्ट में ऐड किया गया। ये कौन कौन से हैं? पहला, अपॉर्चुनिटी सिक्योर करना हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए, जो कि आर्टिकल 39 है। दूसरा, प्रमोट करना इक्वल जस्टिस को और फ्री लीगल एड को प्रोवाइड करना पुअर्स के लिए, आर्टिकल 39A के तहत। इसके बाद हमने बात की कि स्टेप्स लेना ताकि वर्कर्स के पार्टिसिपेशन को सिक्योर किया जा सके और इंडस्ट्रीज को मैनेज किया जा सके, आर्टिकल 43A। और प्रोटेक्ट और इंप्रूव करना एनवायरमेंट को और सेफगार्ड करना फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। और इसी तरीका का सिमिलर प्रोविजन हमने फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत भी बात की थी। ओके, तो ये 4 जो प्रोविजन है ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा हमारे डीपीएसपी में ऐड किए गए। तो इसके लिए मैंने आपको एक निमोनिक बताई थी SEED यानी सीड। तो सबसे पहले इस पर हमने क्या बात की? एस से हमने बात की कि सिक्योर करना किनके से पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स को। ओके, पहले एस से। दूसरा हमने ई से बात की कि एनवायरनमेंट और इनसे रिलेटेड चीज़ों को प्रोटेक्ट करना और इंप्रूव करना। और इसके बाद हमने बात की ई से अगला हमारा जो था वो इक्वल जस्टिस था। इक्वल जस्टिस की बात की गई या फिर फ्री लीगल एड की बात की गई पुअर्स के लिए। ओके, और डी से हमने बात की डेवलपमेंट, किनके डेवलपमेंट की? चिल्ड्रन के डेवलपमेंट की। तो इस तरीके से निमोनिक से काफ़ी आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा फिर? ऑप्शन बी, बिकॉज आपसे पूछा गया है कि कौन सा 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। तो हमने अभी बात की कि जो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर है इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट को लेकर के, ये आर्टिकल 43B है और इसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया है। सॉरी, ये 43A है ना कि 43B। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेज है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसे नोट डाउन कर लें, बिकॉज ये 4 प्रोविजन बहुत बार पूछे गए हैं। हाँ, एक बात और, यहाँ पे कुछ और अमेंडमेंट है जिसके द्वारा डीपीएसपीज को ऐड किया गया। जैसे 44th के द्वारा ऐड किया गया है कि स्टेट मिनिमाइज करेगा इनइक्वलिटीज़ को, इनकम स्टेटस फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ की। ओके, और 86th पर तो हमने बहुत बार बात की है कि 86th अमेंडमेंट एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बात करता है ईयरली चाइल्डहुड केयर की और एजुकेशन की सभी चिल्ड्रन के लिए जब तक कि वो 6 ईयर्स के एज को अटेन ना कर लें। और 97th अमेंडमेंट एक्ट एक नई डीपीएसपी को जोड़ता है जो डील करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ। तो इस सवाल के लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, आर्टिकल 43A। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी डीपीएसपी को हमारे संविधान में बाद में जोड़ा गया। ओके,
तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत नहीं, इसे बाद में नहीं ऐड किया गया है। अगला कहा जा रहा है प्रोहिबिशन ऑफ कॉस लॉटर, तीसरे में कहा जा रहा है फ्री लीगल एड, और चौथे में कहा जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो अभी हमने बात की कि फ्री लीगल एड को 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बाद में संविधान में जोड़ा गया है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। दोस्तों आप जो यहाँ पे बाकी प्रोविजंस दिए गए इनके आर्टिकल्स कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, इससे आपका भी रिवीजन होगा। आपको बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत कौन से आर्टिकल से संबंध रखता है, और इसी तरीके से बाकी जो प्रोविजन दिए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉस लॉटर और फ्री लीगल एड, ये सभी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तो बिहार पीएससी में पूछा गया, बट ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से हमारे डीपीएसपीज हैं। पहला कहा जा रहा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, दूसरे में कहा जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तीसरे में कहा जा रहा है स्मॉल फैमिली नॉर्म, यानी स्मॉल फैमिली को लेकर के जो बातें हैं, चौथा कहा जा रहा है एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी लेवल। तो देखिए यहाँ पे थर्ड और फोर्थ हमारी डीपीएसपी नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर है केवल 1 और 2। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की हमने बात की है अभी, तो हमने बात की थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑल्दो कैटेगराइज नहीं किया गया डीपीएसपी को, बट हम इनके कंटेंट के बेसिस पे इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं, और इसी के तहत सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में हमने आर्टिकल 39 के तहत बात की थी। देखिए आर्टिकल 39 में ये आपको 6 क्लॉजेज देखने को मिलेंगे। इसी के तहत जो क्लॉज डी है वो कहा जा रहा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 39, क्योंकि यहाँ पे आप देखें तो कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं। जैसा पहला तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा मटेरियल रिसोर्सेज का। इसके बाद कहा जा रहा है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो वेल्थ का कंसंट्रेशन है इसे प्रिवेंट करना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डीपीएसपीस हैं। तो हमारा तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 1 और 2 है। ये जो चौथा वाला यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, आपको बताना है कि ये हमारे संविधान के किस पार्ट में और किस आर्टिकल में देखने को मिलेगा। ओके, आपको आर्टिकल मेंशन करना है। ये डीपीएसपी का पार्ट नहीं है, इसलिए आपको बताना है कि कौन से आर्टिकल के तहत एजुकेशन थ्रू प्राइमरी टंग एट प्राइमरी लेवल की बात की गई है। हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1 और 2 ओनली। ओके, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आर्टिकल की हमने बात ही की, और यूनिफॉर्म सिविल कोड तो भी हमने बात की आर्टिकल 44 के तहत हमारी डीपीएसपी है। तो करेक्ट आंसर होगा 1 और 2 ओनली। अगला सवाल देखिए, आपसे अगेन पूछा जा रहा है कि सीएपीएफ में जितने भी क्वेश्चन आए हैं डीपीएसपी से, सब में नॉट करेक्ट प्रोविजन ही पूछा गया है। तो अगेन वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वैसे ये रिसेंट का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि डीपीएसपी के बारे में कौन सी बात यहाँ पे करेक्ट नहीं है। पहले में कहा जा रहा है दे आर नॉट एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, ये नॉट एनफोर्सिएबल है कोर्ट में। दूसरे में कहा जा रहा है दे कैन ओवरराइड ऑल द फंडामेंटल राइट, ये बात बिल्कुल गलत है। हमने इस पर बात भी की है कि फंडामेंटल राइट को प्राइमेसी दी जाएगी टीपीएसपी के मुकाबले, और ये बिल्कुल भी फंडामेंटल राइट को ओवरराइड नहीं कर सकती। तो सेकंड तो गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है दे कैन बी रिलेटेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, हाँ ये बात भी बिल्कुल सही है। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को इस्टेब्लिश करने की एम करता है डीपीएसपी, जबकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने की बात करता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। चौथा कहा जा रहा है दे कैन बी रिलेटेड टू गिविंग फ्री लीगल एड, तो अभी हमने इस पर बात भी की कि फ्री लीगल एड से संबंधित है डीपीएसपी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिकॉज फंडामेंटल राइट को ओवरराइड नहीं किया जा सकता डीपीएसपी के द्वारा। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि डीपीएसपी को किन्होंने नोवेल फीचर बताया। तो इस पर हमने स्टार्टिंग में ही बात की है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने काफ़ी रेलेवेंस बताई है डीपीएसपी की, और इसे नोवेल फीचर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम नोवेल फीचर वाला, तो इसका भी आंसर डीपीएसपी ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉयलेट्स, तो ये पिछले साल सिविल सर्विस में पूछा गया है। आपको बताना है कि कंसंट्रेशन ऑफ वॉयलेट हमारे संविधान के किस प्रोविजन को कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, हाँ हमारे संविधान के किस प्रोविजन को वायलेट करती है। तो अगर कोई वेल्थ का कंसंट्रेशन करता है तो हमारे संविधान के किस पार्ट का वायलेशन होगा? पहले में कहा जा रहा है इक्विलिटी का, राइट टू इक्विलिटी का, दूसरे में डीपीएसपी का, तीसरे में राइट टू फ्रीडम का, चौथे में कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर का। तो देखिए हमारे संविधान के आर्टिकल 39 जो कि डीपीएसपी का पार्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल 39 में प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन की बात की गई है। यानी इन चीज़ों को सिक्योर करेगा कि कोई धन को एकत्र ना करे, कंसंट्रेट ना करे, इन चीज़ों को प्रिवेंट करने का प्रयास करेगा स्टेट, बिकॉज ये हमारे डीपीएसपी का पार्ट है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखिए ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है डेफिनेटली, बिकॉज सिर्फ इस बेसिस पे कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ क्या वोलेट करती है आपको बताना है यहाँ पे, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो डीपीएसपी के आर्टिकल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको बार बार इन्हें रिवाइज करना है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं यूपीएससी के अलग अलग परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिविल सर्विसेज 2020 का है। आपसे पूछा जा रहा है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो इस पर हमने लास्ट के लेक्चर में ही बात की थी। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल 50 में देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, ओके, यानी जो वेलफेयर स्टेट है इसके आइडियल को हमारे संविधान में कहाँ पे डिक्लेरेशन देखने को मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डीपीएसपी। हमने डीपीएसपी की बात की है। तो इस पर हमने स्टार्टिंग में ही बात की है कि जो डीपीएसपी है वो एम करता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो कि हमारे प्रियम्बल में है, इन चीज़ों को रियलाइज़ करवाने में। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट देखने को मिलता है, ना कि पुलिस स्टेट। बिकॉज देखिए, पुलिस स्टेट तो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के टाइम पे एग्जिस्ट करता था, लेकिन वेलफेयर स्टेट की बात करता है, वेलफेयर स्टेट को सिक्योर करने की बात करती है हमारी डीपीएसपी। और इसके तहत एक कल्याणकारी राज्य, इसका मतलब भी आप समझ सकते हैं, एक ऐसा राज्य जो कि कल्याणकारी हो, जो कि वेलफेयर की बात करता हो। तो ऐसे आसान सवाल भी पूछे जाते हैं सिविल सर्विसेज में, और बहुत पुराना सवाल नहीं है, 2 साल पहले का है मात्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए एक लंबा सा आपको स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा जा रहा है ये किन्होंने कहा था। तो अगर आप पहला स्टेटमेंट देखेंगे तो इसी के बेसिस पे आप आंसर कर सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज अ नोवेल फीचर इन अ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड फॉर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो अभी हमने इस पर बात की है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नोवेल फीचर किनके द्वारा बताया गया है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये रिसेंट का सवाल था इसलिए मैंने कवर कर लिया, रिसेंटली महाराष्ट्र पीएससी में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो दोस्तों इस तरीके से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन डीपीएसपी पर किए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं यह भी सजेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।